हेलो। इससे पहले का जो वीडियो था हमने उसमें अटलांटिक ओशियन की या अंध महासागर जिसको हिंदी में कहते हैं धाराओं को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि बाकी धाराएं दूसरे वीडियो में आएंगी। हालांकि अभी इस पर अटलांटिक की धाराओं जो हैं करंट्स हैं ओशियनिक करंट्स हैं उस पर कई सारे वीडियो आएंगे शॉर्ट। और अच्छा ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे पहले के वीडियो में हमने अटलांटिक ओशियन की नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की कहा जाए उत्तरी अंध महासागर की गर्म धाराएं डिस्कस की थी और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी कि उत्तरी विषुवतरेखीय धारा कैरेबियन धारा और क्या कहते हैं एंटिलीज करंट, ये तीन हमने डिस्कस की थी। आज हम इसमें फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्वे, इरमिंगर और रैनल को डिस्कस करेंगे और बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ अटलांटिक मतलब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में बहती है ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट इस धारा पर और लेब्राडोर कैनारी पर अलग एक वीडियो आएगा। और उसके बाद जो है साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट धाराएं जो हैं ओशियनिक करंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये सब आ जाएंगे फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने कहा कि गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। देखिए हमने वार्म की लिस्ट बनाई है तो इसमें गल्फ स्ट्रीम को हमने वार्म कैटेगरी में रखा है। जो है ये है गर्म जो है समुद्र धारा। उसकी ओरिजिन क्या होता है? इसका ओरिजिन जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है, इसलिए इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। बेसिकली ये सिस्टम है मैनी ब्रांचेज का, बहुत सारी समुद्री धाराओं की एक तंत्र है जिसको हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी ओरिजिन मैक्सिको की गल्फ में होता है। अब हमने डिस्कस किया था, हमने कहा कि देखिए अब इसको थोड़ा सा कंटिन्यूटी करने के लिए, हालांकि इससे पहले वीडियो में भी ये चीज़ हमने दिखाई थी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बहुत सारी शाखाएँ में टूट जाता है जिसमें प्रमुख रूप से एंटिलीज करंट और कैरेबियन करंट है जो मैक्सिको की खाड़ी में एंटर करती है। यहाँ मैक्सिको खाड़ी थोड़ी क्लियर नहीं है तो दूसरे इसको मैप में देख लेते हैं। यानी कि अब इसको देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही मैक्सिको की खाड़ी में एंटर करती है। देखिए इसमें क्या है, ये कनाडा, यूएसए और ये मैक्सिको का युकाटन पेनिनसुला है, युकाटन प्रायद्वीप है और ये अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है। तो ये क्यूबा है। तो यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसको मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये वाली जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि कई शाखाएं मैक्सिको की खाड़ी में एंट्री करती है और वहीं पर गल्फ स्ट्रीम की ओरिजिन होती है, गल्फ स्ट्रीम की ओरिजिन होती है यहाँ से ही। यानी कि ये युकाटन चैनल से या युकाटन, देखिए युकाटन पेनिनसुला और क्यूबा के बीच में युकाटन स्टेट है या युकाटन चैनल कहते हैं इसको, या हिंदी में युकाटन जल संधि, उससे एंटर करेंगे और यहाँ पर बहुत सारा पानी जो है एकत्रित हो जाएगा और फ्लोरिडा स्टेट से, ये फ्लोरिडा स्टेट क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है और युकाटन स्टेट या युकाटन चैनल क्यूबा और युकाटन पेनिनसुला ये मैक्सिको का है, फ्लोरिडा तो अमेरिका का राज्य है, के बीच में है। तो एक स्टेट से एंटर करेगी और दूसरे स्टेट से निकलेगी, तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम निकलेगी, ये है इसका। लेकिन इसमें भी कुछ कई पॉइंट है। नोन एज फ्लोरिडा करंट फ्रॉम स्टेट ऑफ फ्लोरिडा टू केप हैट्रस। देखिए गल्फ स्ट्रीम को कई नाम हैं, इसके नाम थोड़ा चेंज होते जाते हैं। जब ये गल्फ मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है तो यानी निकलती है, किससे निकलती है? फ्लोरिडा स्टेट से। एफएस का मतलब फ्लोरिडा स्टेट यानी कि फ्लोरिडा जल संधि से। तो ये अमेरिका का जो है केप हैट्रस है, केप हैट्रस के बीच में इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिडा करंट। यानी कि गल्फ स्ट्रीम को जो है फ्लोरिडा करंट कहा जाता है, किस बीच में? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जल संधि से केप हैट्रस के बीच में ये फ्लोरिडा करंट है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने इस तरह से बनाया है, फ्लोरिडा करंट है। यानी कि गल्फ स्ट्रीम को ही ये नाम कहा जाता है। केप हैट्रस से लेकर न्यू फाउंडलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड है कनाडा का जो है ये आइलैंड है, इसके बीच में
इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। यानी कि इसके दो नाम हुए अब तक, फ्लोरिडा स्टेट फ्रॉम फ्लोरिडा, फ्लोरिडा करंट फ्रॉम फ्लोरिडा स्टेट टू केप हैट्रस, फ्रॉम केप हैट्रस टू न्यू फाउंडलैंड, इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं और यहाँ कहते हैं फ्लोरिडा स्टेट जो है फ्लोरिडा करंट कहते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा ये है गल्फ स्ट्रीम फ्रॉम केप हैट्रस टू ग्रैंड बैंक। अच्छा तो ये भी थोड़ा ग्रैंड बैंक जो बैंक है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है, हमें जो कनाडा का जो है आइलैंड है, यहाँ पर ग्रैंड बैंक है और ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड है। यानी कि यहाँ पर मछली पकड़ने का काफ़ी बड़ा केंद्र है ये, तो इसको ग्रैंड बैंक कहते हैं। तो यानी का मतलब केप हैट्रस से ग्रैंड बैंक तक, यानी कि ग्रैंड बैंक किसके निकट है, जो है साउथ ईस्ट में पड़ेगा, दक्षिण पूर्व में, न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर में पड़ेगा ये, और यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है, तो इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। अच्छा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड बैंक टू द वेस्टर्न कोस्ट, अब इसको गल्फ स्ट्रीम को ही नॉर्थ अटलांटिक, इसकी कई शाखाएँ होती हैं, गल्फ स्ट्रीम का ही एक्सटेंशन है, विस्तारित रूप है। ये न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ से लेकर ये पश्चिमी यूरोप है, ये ब्रिटेन है, और ये आपके नॉर्वे वगैरह है, ये नॉर्थ जो है यूरोप है। तो यहाँ पर जो है इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से तीन नाम हुए, फ्लोरिडा करंट फ्रॉम फ्लोरिडा स्टेट टू केप हैट्रस, फ्रॉम केप हैट्रस टू न्यू फाउंडलैंड आपके गल्फ स्ट्रीम, और फ्रॉम क्या कहते हैं ग्रैंड बैंक या न्यू फाउंडलैंड टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूरोप, न्यू अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं इसको। अच्छा ये हो गया। फ्लोरिडा करंट का जो ओरिजिन है, पाइलिंग बाय द ट्रेड विंड्स। अब देखो फ्लोरिडा करंट कहाँ, हमने कहा कि फ्लोरिडा करंट कहाँ इसकी ओरिजिन होती है, यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे होता है कि देखिए अगर ये हम इसकी जो क्या कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, तो ये यानी कि अक्षांशीय विस्तार देखें, तो ये आपके ट्रेड विंड्स क्षेत्र में आती है, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आती हैं। तो व्यापारिक पवनें समुद्र पे भी चलती, लैंड पे भी चलती हैं। तो व्यापारिक पवनों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाइलिंग अप हो जाता है। पाइल अप का मतलब होता है जल एकत्रित हो जाता है यहाँ पर जो है, और वो विशाल धनराशि का जो इसका आउटलेट है ये यहीं से निकलती है ये। तो कहने का मतलब है ये ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें हम जानते हैं 30 डिग्री 30 या 35 डिग्री से इक्वेटर की तरफ चलते हैं, बोथ हेमिस्फीयर, दोनों ही गोलार्धों में 30-35 अक्षांशों से विषुवत रेखा की तरफ चलती है। तो ये ट्रेड विंड्स ही फ्लोरिडा जो है करंट के ओरिजिन में काफ़ी भूमिका होती है, क्योंकि इससे जल विशाल धनराशि मैक्सिको खाड़ी में एकत्रित होती है। अच्छा ये तो फ्लोरिडा करंट के बारे में हम डिस्कस किया है। अब गल्फ स्ट्रीम, जैसे हमने कहा गल्फ स्ट्रीम केप हैट्रस से ग्रैंड बैंक तक। गल्फ स्ट्रीम को एक क्वेश्चन और आता है, बेसिकली गल्फ स्ट्रीम हमने कहा जैसे हम डिस्कस करते हैं वार्म करंट है, पहले भी ये कई बार आ चुकी है। तो ये वार्म करंट है, ये देखें ये गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। तो ये अच्छा वार्म करंट है इधर का, यानी कि जो कोस्टल एरिया है अमेरिका का, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है। तो यहाँ का जो ओशनिक वाटर है वो ठंडा है, यानी कि टेम्परेचर उसका बहुत कम है। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये तो अलग से स्ट्रीम है, एक प्रकार से समुद्र में नदी है, ये बहुत विशाल धनराशि विशाल उसमें चलती है, ये एक्सटेंट है इसका, और काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को जो है कैरी करती है ये। तो लेकिन इसका टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेरेटिवली इसके। तो अमेरिका के जो कोस्टल एरिया है और इसके बीच में टेम्परेचर ओशियन का, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कम है, तो इसको कोल्ड वाल कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज़ कोल्ड वाल? कोल्ड वाल यही है, गल्फ स्ट्रीम के वेस्ट में और अमेरिका के तटीय क्षेत्र के ईस्ट में ओशियन का जो वाटर है उसको जो ठंडा है उसी को कोल्ड वाल, शीत दीवार कहते हैं उसको। अच्छा इसके कई सारे कारण हैं, इसके कुछ लोग बताते हैं कि ऊपर से लेब्राडोर का ठंडा पानी साउथ वेस्ट में आता है, और यहाँ हमें कनाडा की जो लॉरेंस नदी है उसका पानी नीचे, क्योंकि वो ठंडा पानी है उसका, तो नीचे की तरफ आ जाता है। हालांकि इसके जो ओरिजिन को लेकर क्यों ऐसा कोल्ड वाल की यहाँ पर विकसित होती है, तो उसके 2-3 वजह बताती हैं साइंटिस्ट ने। तो एक तो वजह है कि ऊपर से लेब्राडोर का ठंडा पानी साउथ वर्ड की तरफ चाहे दक्षिण की तरफ चले जाता है, या यहाँ से जो है ये आपके लॉरेंस नदी गिरती है कनाडा की, तो उसका पानी साउथ की
साउथवर्ड टर्न हो जाता है और उसकी वजह से कोल्ड वॉर क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से कोल्ड वॉर क्रिएट होती है। तो कोल्ड वॉर टेम्परेचर इन्वर्जन भी पाया जाता है। या टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली क्या है, देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या है कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जाते हैं टेम्परेचर रिड्यूस होता है, लेकिन अगर हम ये फिनोमिनन जो है, ये परिघटना अगर उल्टी हो जाए, रिवर्स हो जाए, यानी कि नीचे टेम्परेचर कम हो और ऊपर ज़्यादा हो, जनरल क्या है, जनरल रूल क्या है, यदि हम इफ़ वी गो अपवर्ड टेम्परेचर क्या डिक्रीज करेगा, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि नीचे टेम्परेचर कम है और ऊपर ज़्यादा होता है, तो इसी को कंडीशन को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, हिंदी में तापमान व्युत्क्रम कहते हैं, उसकी जो विलोम उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए टेम्परेचर ऊपर साइड से एलसी का मतलब लैब्राडोर जो करंट आ रही है, ये ठंडी धारा है, इसको हम बाद में और पढ़ाएंगे, अटलांटिक में ही है ये, क्योंकि अभी फिलहाल हम गर्म धाराएं पढ़ा रहे हैं। और नीचे से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, तो गल्फ स्ट्रीम क्योंकि गर्म है, तो ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो इसकी वजह से ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और लैब्राडोर के द्वारा जो ओशन पर करंट फ्लो कर रही है उससे टेम्परेचर कम है, तो नीचे की जो है वायु जो है उसका टेम्परेचर कम होगा, यानी कि लो टेम्परेचर नीचे रहेगा और ऊपर है हाई टेम्परेचर रहेगा। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन की फिनोमिनन होती है, ये परिघटना होती है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर इन्वर्जन पाया जाता है, क्योंकि वार्म स्ट्रीम एंड कोल्ड वार स्ट्रीम करंट नियर न्यू फाउंडलैंड कहाँ है, अमेरिका कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, तो कनाडा का है, तो वहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के आसपास ये टेम्परेचर इन्वर्जन का जो फिनोमिना होता है, वहाँ से फोक्स क्रिएट होता है। दोनों ही धाराएँ, एक गर्म है वार्म है गल्फ स्ट्रीम, और लैब्राडोर आपकी क्या है ठंडी है, तो वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और एक फोग जो है वहाँ पे विशाल राशि में फोक्स जो है क्रिएशन हो जाता है, फॉर्मेशन होता है, जो है कोहरे का निर्माण होता है। अच्छा, इससे सिर्फ नेविगेशन इस क्षेत्र में अगर आप देखें, क्योंकि फोग जैसे विजिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, तो इस क्षेत्र में जो है फिश जो है क्या कहते हैं, शिप की जो नेविगेशन है, यानी कि जहाज़ों का परिवहन है, वो काफ़ी बाधित होता है कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, लैब्राडोर एक और क्वेश्चन है, ये आपके गल्फ स्ट्रीम में लैब्राडोर के कन्वर्जेंस के कारण यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पे काफ़ी प्लैंकटन्स आ जाते हैं, काफ़ी पलवक आ जाते हैं। जो प्लैंकटन क्या है, बेसिकली फूड है फिश का, और इसलिए यहाँ पे ग्रैंड बैंक वगैरह हैं, जॉर्जेस बैंक है, तो ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि जो है काफ़ी जो है प्लैंकटन्स आ जाते हैं मछलियों के भोजन के, तो इसलिए यहाँ पे यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक जो है काफ़ी जो है फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है फिशिंग के लिए। अच्छा, आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि तीसरी हमने जैसे ये हम डिस्कस कर चुके, फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मैंने कहा कि गल्फ स्ट्रीम का ही है। अगर आप देखें हैं तो इसका ओरिजिन क्या है, नॉर्थ अटलांटिक जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही जो है आगे बढ़ती है। देखिए ये सब आपस में जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाएगी, फिर गल्फ स्ट्रीम बढ़ेगी, फिर वही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। तो बेसिकली ये क्या है, ये उसी का विस्तारित रूप चल रहा है। तो नॉर्थ अटलांटिक जो है गल्फ स्ट्रीम का को जो है गल्फ स्ट्रीम डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेज, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर गल्फ स्ट्रीम काफ़ी ब्रांचेज में टूट जाती है, और इन्हीं ब्रांचेज को सामूहिक रूप से, ऑल ब्रांचेज कलेक्टिवली कॉल्ड, सामूहिक रूप से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या करंट कहते हैं हम। अच्छा, एक इसमें से जो देखिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम को ही आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये बहुत सारी शाखाएं हैं, तो इसको सामूहिक रूप से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। एक शाखा इधर आपके आइसलैंड की साउथ की आइसलैंड की चली गई, आइसलैंड की तरफ चली गई, तो यहाँ पे इसकी इरमिंगर करंट कहते हैं। इरमिंगर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इरमिंगर भी क्या है, गर्म है। बेसिकली इरमिंगर भी क्या है, वार्म है। ये बेसिकली गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है। अच्छा, एक ब्रांच इधर और सारी इधर ग्रीनलैंड की तरफ भी चली जाती हैं,
अच्छा जो है एक ब्रांच इसकी नॉर्वे की तरफ ये नॉर्वे स्वीडन, ये बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया है, इधर फिनलैंड है, तो नॉर्वे की तरफ चलता है। नॉर्वे के वेस्ट में आप देखेंगे तो नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वे सागर है, तो उधर चली जाएगी। तो एक ये नॉर्वेजियन करंट है। तो हम जो है इसको अब देखिए, नॉर्वे की करंट हम जो है ऑलरेडी डिस्कस करें। नॉर्वे करंट इर्मिंगर हम डिस्कस करें, यानी कि ये किसके पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक करंट के। इर्मिंगर करंट सदर्न कोस्ट ऑफ आइसलैंड के साउथ कोस्ट को टच करेंगे। ये आइसलैंड है, इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं, ये आपके आइसलैंड, तो ये इर्मिंगर करंट है। और एक इसकी शाखा कहाँ चली गई, ब्रांच एक है नॉर्वे की तरफ, तो इसके नॉर्वे करंट कहते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो नॉर्वेजियन सी। अच्छा, एक और रेनल करंट के रूप में आती है रेनल करंट, बे ऑफ बिस्के, देखिए यहाँ टर्न होती है, ये इसको आप रेनल करंट कह सकते हैं, इसको आप रेनल करंट कह सकते हैं। तो ये जो है ये बिस्के की खाड़ी, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, स्पेन के इधर थोड़ा सा वेस्ट में चलेंगे तो आपके पोर्चुगल है। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में बिस्के की खाड़ी में एंटर करेगी, तो इसको रेनल करंट कहेंगे। जो है रेनल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, तो उन्हीं के नाम पर रेनल करंट है। तो रेनल करंट भी बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक का ही एक्सटेंशन है। तो एक जो है साउथ की तरफ टर्न करके की है, इसने साउथवर्ड जो है टर्न लिया है। और ये बे ऑफ बिस्के, ये बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी अटलांटिक ओशियन में है, और ये फ्रांस और स्पेन से लगी हुई है। इधर ये फ्रांस है और ये स्पेन है, स्पेन के इधर थोड़ा सा इधर आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पोर्चुगल है। तो बे जो है रेनल करंट एंटर द बे ऑफ बिस्के, फ्रांस स्पेन। अच्छा, नॉर्वे करंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नॉर्वेजियन सी में। अच्छा, गल्फ स्ट्रीम के जो है, देखिए गल्फ स्ट्रीम क्या है कि गल्फ स्ट्रीम जैसे गल्फ स्ट्रीम का ही एक्सटेंशन नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट, जो ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप है या नॉर्थ यूरोप है, इसकी जो क्लाइमेट है, इसकी जो वेदर कंडीशन है काफ़ी मॉडिफाई कर देती है। यानी कि अगर जहाँ पे विंटर है तो विंटर में ये कोई गर्म है तो यहाँ पर शिप नेविगेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आइस को जो है टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है तो आइस को जो है पिघला देती है, तो आराम से जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सिर्फ नेविगेशन होता है। अच्छा, इसका वजह क्या है, एक मिनट थोड़ा सा और इसको थोड़ा देखें, यूपीएससी ने इसको प्री में पूछा था। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें 35 डिग्री से इक्वेटर की तरफ हम देखें, ये इक्वेटर है, तो यह ट्रेड विंड चले, ट्रेड विंड्स नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गर्म वाटर को जो है वार्म वाटर को मैक्सिको की खाड़ी तरफ लेके चल रही है। अच्छा, मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम का ओरिजिन हो रहा है, फिर ये 30 या 35 डिग्री से 60 या 65 डिग्री की तरफ पछुआ पवन बहती है, तो ये वेस्टर्लीज लेके जाती है। यानी कि इधर जो मूवमेंट हो रहा है, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये किसके आता है, व्यापारिक पवनों के द्वारा। तो व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात ये गर्म है, ये पछुआ पवनें यूरोप को गर्म रखती है, पछुआ पवनों की वजह से ही ये नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट या गल्फ स्ट्रीम यूरोप एंड पश्चिमी यूरोप को तक जाती है और उसको टेम्परेचर को शिप के जो है सी के टेम्परेचर को बढ़ाए रखती है। तो इधर के क्लाइमेट को ये यूपीएससी ने प्री में पूछे, आप प्री लेवल पे पूछा है। तो कहने का मतलब है यहाँ की एक विशेष स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट डेवलप होती है। गल्फ स्ट्रीम रेस्पॉन्सिबल वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के ओरिजिन के लिए जो है उत्तरदायी है। जैसा हम जानते हैं वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट दोनों ही हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, और ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर 40 से 65 डिग्री जो है के बीच में लैटिट्यूड में पाई जाती है। यानी कि 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्ध में, दोनों ही हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर पाई जाती है, और यानी कि इस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ऊपर पाई जाती है ये। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है, ये दूसरा वीडियो है, लेकिन तीसरा वीडियो में काउंटर इक्वेटोरियल करंट और दो जो है लैब्राडोर करंट और कैनारी करंट, ये अटलांटिक की है। उसके बाद जो वीडियो आएंगे वो साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स पे आएंगे। ओके।